वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में समरी, और इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी कंसेप्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इन्वॉल्व हैं वो सारे कंसेप्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व इन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So let's start with the concepts involved. So starting में हमने पढ़ा था फंडामेंटल लॉ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बच्चों जो फंडामेंटल लॉ है वो होता है लाइक चार्जेस रिपेल व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहीं पर एक कंसेप्ट आ जाता है रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इसका क्या मतलब, ये कंसेप्ट मैग्नेटिज्म में भी चलेगा, यानी आपको ये जानना है कि कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी चार्ज हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये जानने के लिए एक नॉन चार्ज ऑब्जेक्ट के पास हम उसको लेकर जाएं, और अगर ये रिपेल हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि चार्ज है। अट्रैक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ये नहीं कहा जा सकता कि ये चार्ज है। हो सकता है कि ये चार्ज हो सकता है कि ये न्यूट्रल हो, क्योंकि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट भी अट्रैक्ट हो सकता है, पर रिपेल होने के लिए उसके पास चार्ज होना जरूरी, यानी दोनों ही ऑब्जेक्ट चार्ज होते हैं तभी रिपल्शन होता है। मैग्नेट्स के केस में आप भली भांति जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों का मैग्नेट होना जरूरी है, पर एक मैग्नेट और एक लोहा है तो अट्रैक्शन भी हो सकता है। सो रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन एज वेल एज मैग्नेटाइजेशन। फिर हमने सीखा था इंडक्शन टेक प्लेस इन बॉडीज ओनली। इंडक्शन होने के लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर हुआ तो वहाँ इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्शन सिर्फ बॉडीज में होता है। तो इसी कंसेप्ट का जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है, वो ये है बच्चों, सिमिलरली चार्ज बॉडीज में अट्रैक्ट ईच अदर। यानी यहाँ पर ये एक अजीब सी बात हमारे सामने आती है कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को या नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है। साथ में कंडीशन है, एक बॉडी बड़ी होनी चाहिए, नहीं उसके पास ज़्यादा चार्ज होना चाहिए, और दूसरी बॉडी के पास कंपैरेटिवली कम चार्ज होना चाहिए, तब ये पॉसिबल है। पर टू सिमिलर पॉइंट चार्जेस मस्ट रिपेल ईच अदर, वो हमेशा एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। सिमिलर पॉइंट चार्जेस वो कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पॉइंट चार्जेस में इंडक्शन नहीं होता और बॉडीज में इंडक्शन हो सकता है, और इंडक्शन की वजह से अपोजिट नेचर का चार्ज जो पास आ जाता है उसी की वजह से अट्रैक्शन का फोर्स एग्जिस्टेंस में आता है। तो ये बात हमारे समझने की है जो बेस्ड है इंडक्शन पर। नेक्स्ट कंसेप्ट हमने सीखा था बच्चों, पोलैरिटी जो है वो किसको कहते हैं? ये वो प्रॉपर्टी है विच डिफरेंशिएट्स द टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, जो दो तरह के चार्जेस के बीच में भेद करती है, उस गुण को हम बोलते हैं पोलैरिटी। और फिर हमने सीखा था कंडक्शन के बारे में। फॉर कंडक्शन टू टेक प्लेस द कनेक्टिंग मीडियम मस्ट बी कंडक्टिंग ऑनली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि बीच का मीडियम अगर कंडक्टिंग है नेचर में तो कंडक्शन हो जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडीज कंडक्टर हैं या इंसुलेटर हैं, इंसुलेटर्स के बीच भी कंडक्शन हो जाएगा। अंतर सिर्फ इतना सा आता है बच्चों कि अगर इंसुलेटर से हमने कनेक्ट किया है कंडक्टर को, कंडक्टिंग मीडियम को, दो इंसुलेटर के बीच में, तो जो चार्ज जाता है या आता है वो लोकली जाता है आता है। तो हम ये कह सकते हैं होल चार्ज गिवन टू ए कंडक्टिंग बॉडी गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, बट इन केस ऑफ इंसुलेटर चार्ज ट्रांसफर लोकली जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वहीं जाएगा या वहीं का चार्ज ट्रांसफर होगा, बस। व्हेन चार्ज इज ट्रांसफर थ्रू इंडक्शन से अगर हम चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं तो इंड्यूसिंग बॉडी कोई चार्ज लूज नहीं करती, जबकि कंडक्शन में हम जानते हैं चार्ज लॉस्ट बाय वन बॉडी इज एग्जैक्टली इक्वल टू चार्ज गेन बाय अदर बॉडी एंड इट इज आल्सो ऑफ सेम नेचर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। ऐसा होता है कंडक्शन में, जिसको हम लिंक कर सकते हैं 11th क्लास के कंसेप्ट से, जो आपने प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री पढ़ा। द हीट लॉस बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी, तो हम उससे लिंक कर सकते हैं। चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, एडिटिविटी, कंजर्वेशन एंड क्वांटाइजेशन। तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए, उसकी एक इमेज माइंड में होनी चाहिए। एडिटिविटी, जहाँ भी वर्ड आए आप
पिगी बैंक या गुल्लक याद कर लें, पैसे डालेंगे तो बढ़ते जाएंगे, निकाल लेंगे तो कम हो जाएंगे। चार्ज के साथ भी ऐसा ही है, पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर। पॉजिटिव चार्ज देंगे चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव देंगे कम हो जाएगा। कंजर्वेशन में हमें 2 एग्जांपल्स तैयार करने हैं, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन वाला। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 2 गामा रे फोटोन मिलकर बनाते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन पेयर। एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन पेयर। और पेयर एनिलेशन में क्या होता है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन मिलकर अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं एनिलेशन, और वो कन्वर्ट हो जाते हैं 2 गामा रेज फोटोन में। तो ये दोनों में ही हम देख रहे हैं कि चार्ज कंजर्व्ड है बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन पे। तो पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलेशन, 2 एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखने हैं। क्वांटाइजेशन की बात करें तो क्वांटाइजेशन में कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर कर देते हैं मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। जिस तरह से सांस लेते वक्त हम ये नहीं गिनते कि नॉस्ट्रिल से कब नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल गया, कार्बन डाइऑक्साइड का गया, ऑक्सीजन का गया, यानी हम हवा को कंटिन्यूस ट्रीट करते हैं। सो जस्ट लाइक दैट। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं। तो जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है बताइए किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है -1.6 × 10⁻19 कूलम, इट इज़ क्वाइट ओके, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। 3.2 × 10⁻19 कूलम, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल के किसी और पर चले गए हैं। पर अगर आपसे बोला जाए -1.5 × 10⁻19, तो हम क्वांटाइजेशन के हिसाब से Q = NE को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हम बोल देते हैं ये पॉसिबल नहीं है। पर जब बात आएगी 1 माइक्रो कूलम की, कहने में मैं बोल रहा हूँ माइक्रो, बट इट इज़ मैक्रोस्कोपिक लेवल, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में जो चार्ज इलेक्ट्रॉन चार्ज आएगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे बच्चों को कितने होंगे, 6.25 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, एंड 10⁻12 काउंटेबल नहीं है। तो ये जो लेवल है वो है मैक्रोस्कोपिक, और यहाँ पर हम क्वांटाइजेशन की परवाह नहीं करते, तो क्वांटाइजेशन से डिसाइड नहीं होगा। इफ इंडिपेंडेंट प्रेजेंस ऑफ क्वार्क्स, क्वार्क्स का कंसेप्ट आता है क्वांटाइजेशन में। क्वार्क वो पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में पाए जाते हैं, 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो अगर इनकी इंडिपेंडेंट प्रेजेंस प्रूव भी हो जाए क्वार्क्स की, कि हाँ क्वार्क्स जो है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, तो भी प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन वैलिड रहेगा। सिर्फ हमें ये करना होगा कि अभी जो चार्ज का क्वांटा हमने ई माना हुआ है, जो कि मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन किया था, उसको हम ई की बजाय कर देंगे E/3। तो मिल्कन ने डिटरमाइन किया था बच्चों क्वांटा, स्टेप साइज कह सकते हैं उसको, चार्ज ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की मदद से, और वो क्वांटा कितना निकाला मिल्कन ने, 1.6 × 10⁻19 कूलम। कूलम्स लॉ जो है वो वैलिड है सिर्फ स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए। आपको पता होना चाहिए, इसमें कई क्वेश्चंस में आपको घुमाया जाता है, चार्ज अगर स्टेशनरी नहीं है या पॉइंट चार्ज हम उसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन सरफेस ऑफ ए कंडक्टिंग स्फीयर, तो ऐसे सिचुएशन में हमें कॉशियसली क्वेश्चंस को हैंडल करना है। टेस्ट चार्ज का कंसेप्ट आता है यहाँ पर कि टेस्ट चार्ज फिक्शियस चार्ज, छद्म छुपा हुआ फिक्शियस चार्ज है विच कांट अप्लाई फोर्स ऑन अदर चार्जेस। इसके लिए हम अजम्पशन क्या लेते हैं कि टेस्ट चार्ज दूसरे चार्जेस पर फोर्स लगा नहीं सकता, ये सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, ये सिर्फ फोर्स अनुभव कर सकता है बिकॉज ऑफ द अदर चार्जेस प्रेजेंट नियर बाय। तो ये टेस्ट चार्ज के साथ अजम्पशन है। तो खुद कोई फोर्स नहीं लगाएगा, बस दूसरों की वजह से फोर्स फील करेगा। द फील्ड पिक्चर इज दिस, जो फील्ड पिक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो कैसे उसको हम अंडरस्टैंड करें। द एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्ज Q1 produces electromagnetic waves which then propagate with the speed of light c, reach Q2 and cause a force on Q2। मतलब ये हुआ जैसे आप मिरर के सामने आके खड़े हुए, आपकी इमेज आपको इंस्टेंटली दिख तो रही है, पर फैक्ट यह है कि इंस्टेंटली बन नहीं रही है। लाइट आप पर पड़ती है, स्पीड ऑफ लाइट से आई, रिफ्लेक्ट होकर वापस जाती है मिरर तक, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख तक आती है, एंड इट टेक्स फाइनाइट टाइम, ऑल्दो दिस टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सो
वी कांट फील इट, हमें लगता है इंस्टेंटली इमेज बन गई। सिमिलरली अगर किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हलचल हो रही है, यानी उसको मूव कर रहे हैं, तो मूव कर रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट जाएगा दूसरे चार्ज तक। सो सम फाइनाइट टाइम लैग विल बी देयर, तो उस टाइम लैग के बाद वो इफेक्ट वहाँ तक पहुँचेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर है जो आपको क्लियर होनी चाहिए, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जाता है स्पीड ऑफ लाइट से उस मीडियम में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, तो यहाँ ध्यान दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन फॉर्म क्लोज लूप। रीजन बिहाइंड दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन कंजर्वेटिव है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है। तो स्टैटिक जब बोलेंगे तो लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती है, और स्टैटिक हटा दिया तो क्लोज लूप बना सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट हैव सडन ब्रेक्स, अचानक से कहीं पर ब्रेक नहीं होगा, ये एक्सटेंडेड होती है अप टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव तक जाती हैं। हाँ, बीच में कोई कंडक्टिंग बॉडी आ जाए तो वहाँ आपको ब्रेक मिल सकता है, अदरवाइज दीज आर एक्सटेंडेड अप टू इन्फिनिटी। फ्लक्स की बात करें हम तो एक कन्फ्यूजन सा क्रिएट होता है, कई किताबों में भी गलत लिखा हुआ मिलता है, बोलते थे फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। एक्चुअली इट इज़ नॉट इक्वल, इट इज़ प्रोपोर्शनल। सो दिमाग में एक बात को बिठा के रखें, लाइंस कितनी दिखानी वो तो हमारी मर्जी, हम ज़्यादा लाइंस दिखा सकते हैं, कम लाइंस दिखा सकते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल, it is not equal, it is proportional to the field lines passing perpendicular to given area। यहाँ पर गिवन एरिया में बच्चे गलती करते हैं, यूनिट एरिया करते हैं, यूनिट एरिया नहीं गिवन एरिया, अलग अलग एरिया से जो लाइंस निकल रही है। गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ इज ट्रू ओनली फॉर क्लोज सर्फेसेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्लोज सरफेस छोटी है बड़ी है, उसका शेप कैसा है, इट डजेंट मैटर, किसी भी तरह का शेप हो, किसी कितना भी कैसा भी साइज हो, गॉस लॉ इज ट्रू पर क्लोज सरफेस के लिए। गॉसियन सरफेस जो है वो किसी डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज को काट कर नहीं जा सकती है, ये कंसेप्ट है। तो जब भी आप गॉसियन सरफेस कंसिडर कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज से होकर, डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से होकर काटते हुए नहीं जा सकती है। हाँ, ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को काट सकती है, इट कैन कट कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात और जोड़ दूँ, पूरी की पूरी अलाइन नहीं हो सकती है, काट सकती है। आप बोले कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जैसे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फीयर की सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गॉसियन सरफेस जो है उस स्फीयर की जो सरफेस है वहीं पर ले लें, वहाँ नहीं ले सकते आप, या थोड़ा सा बाहर लेंगे। यानी अगर उस स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है तो आपको गॉसियन स्फेरिकल सरफेस जो मानेंगे आप, वो कैपिटल आर से थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस होगी तो बात बनेगी हमारी। तो गॉसियन सरफेस किसी डिस्क्रीट चार्ज को नहीं काटती, क्योंकि उस केस में हमें कंफ्यूजन होता है, उस चार्ज को अंदर मानेंगे या बाहर मानेंगे, इनसाइड मानेंगे या आउटसाइड मानेंगे। गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर दोज वेक्टर फील्ड्स व्हिच ओबे इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। तो पहली बात तो वेक्टर फील्ड होने चाहिए, ग्रेविटेशनल फील्ड गॉस लॉ इज वैलिड, इलेक्ट्रिक फील्ड वैलिड, मैग्नेटिक फील्ड वैलिड है क्योंकि वेक्टर फील्ड है, और कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कौन सी, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप को फॉलो कर रहे हैं। तो इनके कॉन्ट्रेरी स्केलर फील्ड कौन से होते हैं, तो बच्चों स्केलर फील्ड होते हैं जैसे टेम्परेचर का फील्ड है, एसी के पास टेम्परेचर कम रहेगा, एसी से जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। एटमॉस्फेयर में प्रेशर फील्ड डेवलप हो जाता है, कहीं पर प्रेशर ज़्यादा है, कहीं पर प्रेशर कम है, ये स्केलर फील्ड है। यहाँ पर हम गॉस लॉ नहीं लगा पाएंगे। और आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर मान लो कूलम्ब्स लॉ इन्वॉल्व 1/r³ रिलेशनशिप, इनवर्स क्यूब लॉ है, अगर होता तो क्या गॉस लॉ वैलिड होता, स्टिल वैलिड होता? तो हमारा जवाब है नहीं, गॉस लॉ इनवैलिड हो जाता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर लॉज। जब हम किसी कंडक्टर को किसी दूसरे कंडक्टर में रखते हैं और कुछ चार्ज जो है दोनों के पास है, तो हमेशा अंदर वाला कंडक्टर, चाहे अंदर वाले के पास कम चार्ज हो ज़्यादा चार्ज हो, डजंट मैटर, अंदर वाला कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पर रहता है। जब हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो ये फैक्ट सामने आ जाएगा, ये कंसेप्ट है, अंदर वाला कंडक्टर हमेशा हायर पोटेंशियल पर होता है। तो अगर हमने कनेक्ट किया दोनों कंडक्टर को
तो होगा ये कि अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर वाले की आउटर सरफेस पर ट्रांसफर हो जाएगा। तब दोनों कंडक्टर मिलकर एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। तो किसी भी एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर को चार्ज ट्रांसफर करने का तरीका क्या है कि हमें जिस कंडक्टर का सारा चार्ज देना है उसको दूसरे कंडक्टर के अंदर रखना पड़ेगा, वेल विद इन इट, उसके अंदर रखकर फिर उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, तो सारा का सारा चार्ज जा सकता है। यही एकमात्र तरीका है पूरा का पूरा चार्ज ट्रांसफर करने का। जैसे दो टंकियां हैं, अगर आप पानी के पाइप से जोड़ेंगे तो चार्ज केवल तब तक जाता जब तक लेवल इक्वल ना हो। अब एक टंकी का सारा पानी आपको दूसरे में डालना, तो एक ही तरीका, उसको उठाकर उड़ेल दो दूसरी टंकी में। Deflection of a charged particle is influenced by electric field can be linked to its charge to mass ratio, यानी स्पेसिफिक चार्ज पर डिपेंड करेगा कि वो चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, क्यों कितना डिफ्लेक्ट होगा। तो डिफ्लेक्शन पर कई तरह के सवाल बनते हैं। इसमें डायग्राम बना होता है, ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट, नीचे एक नेगेटिव प्लेट, और चार्ज पार्टिकल्स को हम भेज देते हैं वहाँ पर, एंड अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एप्लीकेबल होती हैं, उनको लगाकर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्पेसिफिक चार्ज यानी Q/m पर डिपेंड करेगा। क्वार्क्स जो मिले हैं हमको वो खाली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मिले हैं, इलेक्ट्रॉन में कोई क्वार्क हमें नहीं मिले। यूनिट्स के बारे में आपको एक अजीब सी बात लगेगी जो आपको हजम करनी है, वो ये कि स्टेट वोल्ट जो कि CGS यूनिट है वो ऐसा यूनिट वोल्ट से बड़ी होती है। एक स्टेट वोल्ट में 300 वोल्ट होते हैं, यानी स्टेट वोल्ट बड़ा है, वोल्ट छोटा है। जबकि कूलम, अगर चार्ज की यूनिट की बात की जाए तो एक कूलम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलम है। इधर कूलम बड़ा है, ऐसा यूनिट बड़ी है, CGS यूनिट छोटी है। अगर हम बात करें कैपेसिटी की तो फैरेड बड़ा है बच्चों, और फैरेड की करस्पॉन्डिंग CGS यूनिट स्टेट फैरेड छोटी है। तो एक फैरेड में होते हैं 9 × 10⁻11 स्टेट फैरेड, और इनको हम लिंक कर सकते हैं Q = CV फॉर्मूले से। किसी डाइपोल की वजह से अगर आपको पोटेंशियल निकालना है तो ये एक्सियली सिमेट्रिक होता है। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस गैस करते वक्त यानी अंदाजा लगाते वक्त ये कंसेप्ट काम आता है आपके। पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल इज एक्सियली सिमेट्रिक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, दैट इज इफ वी रोटेट द पोजीशन वेक्टर r, जो कि उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जहां आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको घुमा रहे हैं, एंगल थीटा को फिक्स रख के इमेजिन करेंगे कोन वाली सरफेस, द पॉइंट्स corresponding to P on the cone so generated will have same potential as at P। तो कई बार आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनानी होती है, तो उसको बनाने में आप 3D विजुलाइज करेंगे तो ये काम आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वी पोटेंशियल सरफेस दोनों में ये रिलेशन हमेशा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल एक्ट करेगा। Electric field is directed in the direction in which potential decreases steepest। सबसे तेजी से जिस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी। और पोटेंशियल पॉजिटिव में ज़्यादा होता है, नेगेटिव में कम होता है। जैसे जैसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है in the direction of decrease in potential। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करें हम, तो ये होता है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्वी पोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, E = -dV/dr, पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमारे काम आता है। द पोटेंशियल एनर्जी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड नॉट द वे स्टेट इज अचीव्ड। यानी पॉइंट फंक्शन है, पाथ फंक्शन नहीं है पोटेंशियल एनर्जी। वहां तक कैसे पहुंचे डजंट मैटर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है नेचर में। तो कैसे पहुंचे, पाथ कोई सा भी हो, पाथ फंक्शन नहीं है, तो उस पॉइंट का फंक्शन है। तो जब भी हम क्वेश्चन करते हैं बात को दिमाग में रख के हमें क्वेश्चन सॉल्व करने। पोलराइजेशन की बात करें, डाइलेक्ट्रिक का जब पोलराइजेशन होता है, किसी डाइलेक्ट्रिक को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, नाउ इट गेट पोलराइज्ड। तो पोलराइजेशन होने पर क्या होता है, उसमें जो भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं उनका रीअलाइनमेंट होता है।
यानी पहले वो रैंडमली ओरिएंटेड थे। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर सेपरेट हो जाता है पोलराइजेशन प्रोसेस में, और इसमें बच्चों एनर्जी रिलीज होती है। पोलराइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पोलराइजेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट रिलीज होती है, और इस पर एक सॉल्ड एग्जाम्पल आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, जो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कंसेप्ट वाइज। अगर हम बोलें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो हो जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। कंडक्टर चार्ज कंडक्टर की सरफेस पर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमेशा हर पॉइंट पर नॉर्मली एक्ट करेगा। अगर हम कंडक्टर के इंटीरियर की बात करें तो वहां कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और कोई चार्ज भी वहां नहीं होगा। कब? सिर्फ स्टैटिक स्टेट में। जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले यूनिट में जाएंगे, वहां पर चार्ज भी होगा, चलेगा भी सही, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा कंडक्टर के अंदर। सो ध्यान रखें, फील्ड इनसाइड ए कैविटी इज ऑलवेज जीरो। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको हम शील्डिंग के नाम से जानते हैं। तो जब भी आप किसी इंस्ट्रूमेंट को जो इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव है बचाना चाहते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आपको क्या करना होगा, उसको रख देंगे हम इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर और इनसाइड ए कैविटी। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है ये कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड एज ऑन इट्स सरफेस। आपसे पूछा जाता है एक चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सरफेस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, बताओ सेंटर पर कितना होगा? जवाब 10 वोल्ट। अंदर किसी भी पॉइंट पर, हर पॉइंट पर 10 वोल्ट, बिकॉज इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं ये सब नॉन कंडक्टर यानी इंसुलेटिंग सरफेसेस होती हैं, नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस होते हैं, और इनमें चार्ज कैरियर होते हैं नेग्लिजिबल, ऐसा होता है। द एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किस एक्सटेंट तक होगा? इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू म्यूचुअली अपोजिट फैक्टर्स। द डाइपोल पोटेंशियल एनर्जी इन द एक्सटर्नल फील्ड tending to align the dipoles with the field and thermal energy tending to disrupt the alignment। यानी ये दो एजेंसीज हो गई, एक जो अलाइनमेंट कर रही है, एक जो अलाइनमेंट को बिगाड़ रही है। यानी हीट एनर्जी, तो जैसे रूम टेम्परेचर की वजह से जो एंट्रोपी है वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से अलाइनमेंट बिगड़ता है। तो पोलराइजेशन किस एक्सटेंट तक हो पाएगा, कितना आसानी से हो पाएगा, ये दो फैक्टर हैं जो ये तय करेंगे। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम कहते हैं पोलराइजेशन, और उसको हम डिनोट करते हैं वेक्टर कैपिटल P से। कैपिटल P से पोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन ऑफ इट्स इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। जैसे एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है 3 मेगावोल्ट पर मीटर, तो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड वो सब्सटेंस सह सकता है उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द फील्ड लाइंस बेंड आउटवर्ड एट द एजेस, एन इफेक्ट कॉल्ड फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ये सोलेनॉइड्स में भी होता है बच्चों, और कैपेसिटर्स में भी होता है। किनारे पर जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैपेसिटर में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सोलेनॉइड में मुड़ जाती हैं बाहर की तरफ, बल्जिंग आउट। तो ये जो बल्जिंग आउट है उसको बोलते हैं फ्रिंजिंग ऑफ द फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर में और मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड में या कॉइल में नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है एट द एजेस, किनारे पे जाके, जबकि बीच में यूनिफॉर्म रहता है। A capacitor is so configured that it confines the electric field lines within a small region of space। इस तरह से बनाया जाता है उसको। Thus even though field may have considerable strength, electric field तो बहुत ज़्यादा होगा, potential difference जो है वो small होने की वजह से, क्योंकि ये होता है distance कम होने की वजह से, potential difference between the two conductors वो small होगा क्योंकि distance बहुत कम है। तो V होता है वोल्ट में जैसे नापते हैं हम, वो होता है E into D। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है पर डिस्टेंस कम है, उसकी वजह से। टॉर्क P क्रॉस E जो फॉर्मूला हम जानते हैं किसी डाइपोल पर, वो क्या करता है, टॉर्क इस डाइपोल को ऑसिलेट करवाता है। हाँ, ये ऑसिलेशन
धीरे धीरे कम हो सकते हैं अगर वहाँ पर कोई डिसिपेटिव फोर्स भी प्रेजेंट हो. So if there is a dissipative mechanism, the oscillations are damped and dipole eventually aligns with electric field. Otherwise वो oscillate करता रहेगा. तो जनरली dissipative mechanism वहाँ पर होता है नेचर में. Potential due to a charge Q at its own location is not defined. ये infinite हो. A cavity inside a conductor is shielded from outside electrical influence. It is worth noting that electrostatic shielding does not work the other way around. That is, if you put charges inside the cavity, the exterior of the conductor is not shielded from the fields by the inside charges. तो बच्चों होता क्या है, आपने कैविटी के अंदर जो चार्ज रखा उसकी वजह से जो कंडक्टर है उसमें इनर सरफेस पर चार्ज इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पर भी इंड्यूस होगा और उसकी वजह से वहाँ फील्ड प्रेजेंट होगा. हाँ, बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड अंदर नहीं आ सकता, पर अंदर जो चार्ज है उसकी वजह से फील्ड इस तरह से बाहर चले जाएगा. तो ये टू वे नहीं है, ये आपको समझना है. शील्डिंग इज नॉट टू वे. इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सपेरिमेंट्स डू नॉट वर्क वेल ऑन ह्यूमिड डेज बिकॉज मॉइस्ट एयर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. यही होगा, बालों में आपने कंघे को रगड़ा पर ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन नहीं मिलने की वजह से क्या होगा, वो चार्ज नहीं हो पाएगा, तो वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उठा नहीं पाएगा. A charged metallic body has same potential, but the distribution of charge may or may not be uniform. वो डिपेंड करता है कि उसका शेप कैसा है. जो शार्प पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर चार्ज डेंसिटी बढ़ जाती है, वहीं से चार्ज लीक होने की संभावना भी रहती है. उसको हम बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज, वहीं से चार्ज जंप करके जा सकता है. स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंसुलेटिंग थ्रेड. हमने लटका दिया उसको. अगर हाई एनर्जी एक्सरे इस पर डाली जाए तो वो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करा देती है. बॉल पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड. तो ये कंसेप्ट है. सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स को हम शील्ड करने के लिए मेटल बॉक्सेस में रखते हैं. तो बच्चों ये थे कुछ कंसेप्ट्स रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जल्दी ही मिलते हैं.